अमेज़न आज वो कंपनी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। अमेज़न के सीईओ और फाउंडर जेफ बेजोस आज दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। लेकिन एक वक्त पर उन्होंने भी ये कंपनी एक गैराज से शुरू की थी। पर अमेज़न को जो चीज बाकी कंपनियों से अलग करती है वो है उनका रूल्स को तोड़ना और लोगों को उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करके देना। अमेज़न एप्पल या गूगल की तरह कोई टेक कंपनी नहीं है जहां प्रॉफिट हमेशा ज्यादा होता है। वो रिटेल के बिजनेस में है, वो बिजनेस जहां 100 रुपए की चीज बेचने पर मुनाफा 1 रुपए या उससे भी कम का है। इसलिए अमेज़न की कहानी इन सभी कंपनियों से बहुत अलग है। ऐसे में ये सवाल बार बार जहन में आता ही है कि आखिर अमेज़न ऐसा क्या कर रहा है जो सभी भविष्यवाणियों के विरुद्ध वो आज भी प्रॉफिट कमा रहा है, जबकि इस कंपनी को तो अब तक दिवालिया हो जाना चाहिए था। आज जानेंगे सब इस वीडियो के अंत तक, कहीं मत जाना। अमेज़न को जो चीज बाकी कंपनियों से अलग करती है वो है उनकी अप्रोच। अमेज़न का मकसद जल्दी से प्रॉफिट कमाना और अमीर होना नहीं है। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1995 में शुरू हुई इस कंपनी ने पहली बार 2003 में प्रॉफिट कमाया। इससे पहले तक हर साल ये कंपनी लॉस में ही चल रही थी और अमेज़न इस बात से कोई परेशानी नहीं रखता, बल्कि ये सब उनके प्लान का ही हिस्सा था। क्या है वो प्लान? सुनने में अजीब लगेगा, पर अमेज़न का दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए प्लान है कस्टमर्स को खुश रखना किसी भी कीमत पर। अमेज़न की इस दूर की सोच का जिक्र उनके पहले ही साल के एनुअल स्टेटमेंट में मिल जाता है और ये डॉक्यूमेंट अमेज़न के लिए इतना अहम है कि हर साल अमेज़न अपने एनुअल स्टेटमेंट के साथ इसकी भी एक कॉपी अटैच करके जरूर रखता है। ये स्टेटमेंट अमेज़न के लिए बाइबल की तरह है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो लंबी गेम खेलना चाहते हैं। उन्हें ज्यादा प्रॉफिट नहीं बल्कि ज्यादा कस्टमर्स चाहिए। अमेज़न चाहता है कि आप हर एक चीज उन्हीं से खरीदें, इसलिए अमेज़न पर आपको डायपर से लेकर बिटकॉइन माइन करने वाली बड़ी बड़ी मशीन्स तक सब कुछ मिल जाएगा। अमेज़न अपने कस्टमर्स को रिझाने के लिए यह निश्चित करता है कि आपको सबसे सस्ता सामान अमेज़न पर ही मिले। अमेज़न की शुरुआत में ये स्ट्रेटेजी बहुत काम आई। तब अमेज़न सिर्फ किताबें बेचता था, लेकिन अमेज़न इतने सस्ते दाम पर किताबें बेच रहा था कि लोगों ने ऑनलाइन किताबें लेना शुरू कर दिया। इसके बाद अमेज़न ने शिपिंग के प्राइस को लगातार घटा दिया। पर यह सब फ्री में नहीं होता, इसमें कंपनी को काफी कुछ झेलना पड़ता है। जैसे कि अगर आप 2003 का उदाहरण ले लें तो यहाँ ये सच है कि अमेज़न ने इस साल मुनाफा कमाया, लेकिन अमेज़न ने उस साल $5 बिलियन का सामान अपनी वेबसाइट से बेच डाला था, जिसमें उन्होंने सिर्फ $35 मिलियन कमाए थे। 1996 में अमेज़न एक नई चीज दुनिया के सामने लेकर आया, एफिलिएट मार्केटिंग। ये एक रेफरल सिस्टम होता है जिसमें मान लीजिए आप कुछ लोगों को जानते हैं जो एक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। अगर आप उसे अमेज़न पर अपने लिंक से रेफर करेंगे और वो आदमी वो प्रोडक्ट खरीद लेगा तो इससे आपको भी फायदा होगा। अमेज़न इसके बदले आपको नेक्स्ट ऑर्डर पर आपको बड़ा डिस्काउंट देगा। इस स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करना एक सुसाइड जैसा था, क्योंकि अमेज़न पहले ही लॉस उठाकर सस्ते प्रोडक्ट्स बेच रहा था और उसके बाद और ज्यादा डिस्काउंट देना किसी भी मायने में अच्छा प्लान नहीं था। पर अमेज़न ने वो किया और अमेज़न को जो चाहिए था उन्हें वो मिला। ज्यादा प्रॉफिट नहीं पर ज्यादा कस्टमर्स। इसने अमेज़न की मार्केटिंग में बहुत मदद की। जो पैसा वो अपनी एड्स में लगाने वाले थे वही पैसा अब वो कस्टमर्स को बांट रहे थे। आज ये तकनीक इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है कि पेटीएम, बिग बाजार, गूगल पे जैसी कंपनीज आज इसका इस्तेमाल करती है। और इसके अलावा भी कई बार अमेज़न ने ऐसा किया है, जैसे कि उनका वन क्लिक बाय बटन लाने का फैसला। अगर आप एक इंटरनेट रिटेल कंपनी है तो आप ये चाहते हैं कि कस्टमर आपकी वेबसाइट पर ज्यादा देर रुके और आप ये उम्मीद करते हैं कि जितनी देर कस्टमर रुकेगा तो हो सकता है उतनी देर में वो कस्टमर कोई दूसरा प्रोडक्ट भी खरीद ले, जिससे आपकी सेल बढ़ेगी। पर अमेज़न ने यहाँ भी दूसरा रास्ता चुना और कस्टमर्स को ये ऑप्शन दिया कि प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद वो सिर्फ एक क्लिक से ही उसे खरीद सकते हैं। बीच में ना कोई ऐड आएगी और ना ही अमेज़न उन्हें कोई दूसरा प्रोडक्ट सजेस्ट करेगा। इससे भी कस्टमर्स अमेज़न पर आने लगे, क्योंकि इससे उनका वक्त बचता था और उनका भरोसा अमेज़न पर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अमेज़न को पता था कि जो कस्टमर एक बार ऑनलाइन शॉपिंग कर लेगा वो फिर दोबारा लौटकर जरूर आएगा। इसके बाद अमेज़न अपनी वेबसाइट में रिव्यू का एक नया फीचर लेकर आया। अमेज़न से पहले किसी भी कंपनी ने ये नहीं किया था
क्योंकि रिव्यूज के साथ हमेशा ये डर रहता था कि अगर किसी कस्टमर ने बुरा रिव्यू लिख दिया तो पढ़ने वाला वो रिव्यू पढ़कर ही प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा और सेल कम हो जाएगी। अमेज़न के केस में इसने बिल्कुल उल्टा काम किया, क्योंकि अमेज़न पर बहुत सारे रिव्यू थे, तो इस वजह से कस्टमर्स को अब अमेज़न से प्रोडक्ट मंगवाने से डर नहीं लगता था, क्योंकि वो जानते थे बाकी लोग खुश हैं। रिव्यूज से कस्टमर्स को अमेज़न पर और ज्यादा भरोसा होने लगा था, और जो कस्टमर्स बाकी वेबसाइट से सामान मंगवा रहे थे वो भी अब अमेज़न से ही मंगवाने लगे। इसके बाद अमेज़न चाहता था कि लोग ज्यादा प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि अगर उन्हें पैसा बनाना है तो अमेज़न को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचने पड़ेंगे। इसलिए उन्होंने अपने डिलीवरी प्राइस पर काम करना शुरू कर दिया। अमेज़न ने ये पॉलिसी बना दी कि अगर कोई कस्टमर मान लीजिए 500 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदता है तो उनकी डिलीवरी फ्री हो जाएगी और सारा खर्च अमेज़न उठाएगा। फ्री डिलीवरी की वजह से जो सामान कस्टमर्स बाकी जगह से लेने वाले थे वो भी अमेज़न से ही मंगवाने लगे, ताकि उन्हें डिलीवरी फीस न देनी पड़े। और जब सब चीजें घर बैठे बैठे ही मिल ही रही थी तो बाहर जाकर उन्हें खरीदना अच्छा फैसला तो नहीं है। अमेज़न ने प्राइस घटाने के अलावा अपनी डिलीवरी स्पीड को तेज किया। जहां अमेज़न पहले एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने में 1-2 हफ्ते का वक्त ले रहा था, धीरे धीरे अमेज़न ने इस वक्त के 4 दिन कर दिए, फिर 3 दिन और फिर 1 दिन। आज तो अमेज़न कुछ ही घंटों में कुछ प्रोडक्ट्स डिलीवर भी कर देता है। अमेज़न का प्राइम मेंबरशिप लॉन्च करना भी काफी अहम कदम था। प्राइम मेंबरशिप में आपकी छोटी से छोटी खरीद पर आपको डिलीवरी फीस देने की जरूरत नहीं थी, जिसका मतलब था अब चाहे तो सुई भी अमेज़न से मंगवाएंगे तो वो आपके घर फ्री में आएगी, मार्केट से कम दाम पर मिलेगी, और आपको रिव्यू पढ़कर पता भी चल जाएगा कि क्या वो प्रोडक्ट अच्छा भी है या नहीं। अमेज़न यहाँ पर नहीं रुका, उसने अपनी डिलीवरी को और बेहतर करने के लिए बड़े बड़े वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए, जहाँ पर पहले से वो सामान पड़ा रहता है जो उन्हें मालूम है कि कस्टमर मंगवाते हैं, जिससे कि उन्हें और जल्दी डिलीवर किया जा सके। सामान तेजी से पहुंचाने के लिए अमेज़न ने 37 बोइंग एयरप्लेन भी खरीद लिए, जिनकी मदद से सारा दिन वो सामान एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाते रहते हैं। 2015 तक अमेज़न सिर्फ अपनी डिलीवरी पर ही $11 बिलियन खर्च कर रहा था, और 2017 में अमेज़न ने सिर्फ अमेरिका में ही अपनी डिलीवरी पर $5 बिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए थे, और अनुमान है कि 2022 तक वो हर साल अपनी डिलीवरी पर $8.7 बिलियन खर्च कर रहे होंगे। अमेज़न ने इसी स्ट्रेटेजी से आज एक ऐसा कस्टमर बेस बना लिया है जो सिर्फ अमेज़न से ही सामान खरीदना पसंद करता है। उसके अलावा अमेज़न ने हर एक फील्ड में घुसकर यही किया। स्ट्रीमिंग की बात आई तो उन्होंने अमेज़न प्राइम वीडियो बना दिया, जो नेटफ्लिक्स से बहुत ज्यादा सस्ता है। फिर अमेज़न ने ग्रोसरी बेचना शुरू कर दिया। अमेज़न ने किंडल बनाया जिस पर किताबें पढ़ी जा सकती हैं। अमेज़न आज भी किंडल से एक भी रुपए का मुनाफा नहीं कमाता, वो उसे उसके असल प्राइस पर ही बेचता है। अमेज़न की कमाई होती है उन किताबों से जो आप किंडल पर खरीदते हैं। अमेज़न ने इसके अलावा अमेज़न वेब सर्विसेज भी बनाई है, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज का डेटा सुरक्षित है। ये कंपनीज अमेज़न को रेंट देती हैं, और इससे जो मोटी कमाई अमेज़न को होती है ये अपने बाकी प्रोडक्ट्स का दाम कम करने में इस्तेमाल करते हैं। 2016 में अमेज़न ने कुल 136 बिलियन यानी कि 1 2 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब रुपए के प्रोडक्ट बेच डाले हैं, लेकिन उनकी कमाई इससे सिर्फ $2 बिलियन की थी, यानी 1% से भी कम। अमेज़न इसी तरीके से चलते हुए आज दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर बन गया है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा अमेज़न को उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अमेज़न ने अपने कई सारे प्रोडक्ट भी मार्केट में उतार दिए हैं जो उन्हें ज्यादा मुनाफा देते हैं, और क्योंकि अब उनके पास बेचने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है तो वो इस बात को लेकर निश्चिंत है कि उनका बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट बिक ही जाएगा। आज अमेज़न दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली कंपनियों में से एक है। 2020 में ही उनकी सेल्स में 38% तक उछाल आया है। आपको अमेज़न की इस स्ट्रेटजी के बारे में क्या लगता है, और क्या आपको कोई दूसरी कंपनी याद आ रही है जो ऐसा ही करती हो? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।